गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ गए हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था मेडिवल इंडिया। और मेडिवल इंडिया को खत्म करते करते हमने मेडिवल इंडिया के लास्ट स्टेज पर पहुंच गए, जिसमें हमने कल आपको पढ़ाया था औरंगजेब के बारे में। हमने आपको बताया कि किस प्रकार शाहजहां ने अपने द्वितीय पुत्र, जो उसका दूसरे नंबर का पुत्र रहा होगा, उसे शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण भारत के इलाकों को सौंप रखा होगा। और जब उसने देखा कि शाहजहां की तबीयत बिगड़ने लगी, तब वो दक्षिण भारत को छोड़कर दक्षिण भारत को छोड़कर वो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने के लिए आगे बढ़ा होगा। हमने देखा सबसे पहले औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक आगरा में कराया, और आगरा में कराने के बाद उसने दिल्ली में अपने बड़े भाई से, जिसका नाम दारा शिकोह था, जो शाहजहां के साथ रहा करता था, उससे उसने 3 लड़ाइयां लड़ी होंगी। और तीनों लड़ाइयों में जीत पाने के बाद 1658 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा होगा, 40 वर्ष की उम्र में जाकर। तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं, 1618 में पैदा हुआ और 1658 में 40 वर्ष की आयु में जाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और इसकी मृत्यु भी 1707 में जाकर होगी। लगभग 90 साल तक ये जिया। तो 90 साल तक जब ये जिया होगा, तो आप एक आइडिया लगाएं कि जब ये 40 वर्ष की उम्र में बैठ रहा होगा गद्दी पर, तब भी इसका कोई ना कोई एक संतान हो चुकी होगी, पैदा हो गई होगी। लगभग 25 या 26 साल की उम्र में इसका कोई ना कोई एक बेटा पैदा हो गया होगा। जब इसकी मृत्यु हुई होगी, तो मृत्यु होने के बाद भी जब इसका कोई बड़ा बेटा जब दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा, तो वो भी तो बूढ़ा हो गया होगा। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब ये लास्ट औरंगजेब के बारे में हम जिस पर ज्यादा बल देते हैं हम मुगल सल्तनत में, तो औरंगजेब के जाने के बाद जितने भी आपके उत्तर मुगल शासक आएंगे, वो इतने प्रभावशाली नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी उम्र ही इतनी हो चुकी होगी। वो बीईआईसी पहले से ही भारत में आ चुकी है, और उस समय जाके वो बीईआईसी पर हावी होने के बजाय बीईआईसी अब उन पर हावी हो जाएगी। आज उस बात को हम देखना स्टार्ट करेंगे। तो एक बात हमारी ये समझ में आ गई। हमने कल देखा कि जिसने औरंगजेब ने किस प्रकार कार्य किए। जैसे कि सबसे पहले हमने आपको बताया कि वो कट्टर मुसलमान था। कट्टर मुसलमान का मतलब मैंने आपसे कहा कि हिंदू धर्म को बिल्कुल खत्म करना चाहा, सिख धर्म को बिल्कुल खत्म करना चाहा, जाटों को बिल्कुल खत्म करना चाहा उसने। जैसे कि हिंदू धर्म में मैंने कल भी आपसे बोला था कि उसने मंदिरों को इतना तोड़वाना स्टार्ट किया कि वो ये चाहता था कि भविष्य में जाकर किसी को यही पता नहीं चले कि इस धर्म के भी लोग हुआ करते होंगे। सिख धर्म में हमने बात करा कि सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर की, उनकी किस प्रकार हत्या की होगी। हमने आपको बताया कि कैसे दिल्ली में जो चांदनी चौक है, उस पर वहां पर एक पेड़ से उन्हें 2-3 दिन तक गर्मी में, जून के महीने में बांध दिया गया होगा। और बिना भूखे प्यासे जब वो रहे होंगे बिना पानी के, तो उनका शरीर बेढाल हो गया होगा, और बेढाल होने के बाद भी उनकी गर्दन काट दी गई। और गर्दन और शरीर जो बाकी बचा होगा, उसका मैंने आपको बताया गुरुद्वारा बना हुआ है। और गुरुद्वारा के बारे में हमने पढ़ लिया था कि कौन सा गुरुद्वारा है। ये दोनों बातें बताई हमने आपको। हिंदू धर्म बता दिया, सिख धर्म बता दिया। इसी प्रकार हमने बताया था जाटों से भी विद्रोह हुआ है, जिससे हमने सतनामी विद्रोह बोला। और सतनामी विद्रोह में क्या हुआ, लगभग 5000 लोग मारे गए। ये सारी बातें हमने कर ली थी। उसके साथ साथ हमने एक बात ये भी देखी कि इसी औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना करते थे। उसके कारण बताए क्यों? क्योंकि जिंदा पीर में उसने कभी भी राजकोष जो हुआ करता था, राजकोष का खर्चा भी अपने ऊपर नहीं लगाने की कोशिश करी। वो अपने कपड़े वगैरह भी अगर खरीदने के लिए वो क्या करता था, अपने आप में कार्य किया करता था। जैसे टोपी सिला करता था, टोपियों को बेचा करता था, कुरान लिखा करता था, कुरान बिका करती थी उसकी। जब कोई बादशाह कुरान लिखेगा या टोपी सिलेगा, तो बहुत लोग लेंगे उसे, तो वहां से जो पैसा आया करता था उसे अपने ऊपर खर्च किया करता था। इसके साथ साथ हमने देखा कि बहुत सारे हमारे उत्सव चला करते थे। कल हमने आपको 2 उत्सव के बारे में बताए, जो बादशाह अकबर और बलबन के हुआ करते थे, उन दोनों को भी बंद करा दिया। उत्सव के साथ साथ मैंने देखा कि उसके महल में जितने भी संगीत के या और तरीके के प्रोग्राम चलने के लिए लोगों को रखा जाता होगा, वो पद भी खत्म कर दिए। जैसे कि बादशाह अकबर के समय में नवरत्न वगैरह देखे थे हमने। तो हमें क्या देखने को मिला कि जिंदा पीर में इसलिए भी बोला गया क्योंकि इसने भारत की अर्थव्यवस्था पे भी काम किया। तभी तो कहा जाता है कि भारत की जो उस समय अर्थव्यवस्था थी, जो जीडीपी थी, उस समय पूरे संसार की 1/4 थी। तो 1/4 अर्थव्यवस्था रहने का भी कारण हमने कल औरंगजेब की वीडियो में देख लिया। जो आज ये वीडियो मेरा पहली बार सुन रहे हैं, वो एक बार कल का वीडियो पहले एक बार जरूर देख ले, जिससे कि ये भी आपको क्लियर हो जाए। और आशा करता हूँ, देखो, नई कड़ी जोड़ने से पहले मैं आपको पीछे की कड़ी को रिवाइज करा रहा हूँ, इसीलिए। तो बहुत सारे उत्सव बंद कर दिए। उत्सव के साथ साथ मैंने कहा जब बादशाह बनते होंगे, तो बहुत सारे इन्हें राज्याभिषेक के समय में भी कार्य करने होते होंगे। जैसे कि तुलादान वगैरह हो गया। तुलादान के बारे में पीछे हम समझा चुके हैं, तो उस चीज को भी इसने बंद कर दिया होगा। अब जब इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो हम मृत्यु के बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई होगी, तो इसका बेटा बहादुर शाह बनेगा, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, ये नाम भी इसने अपने आप रखा है। तो आज का हेडिंग जो होगा, उत्तर मुगल शासक होंगे आपके। अब उत्तर मुगल शासक में ज्यादा कोई खास नहीं है, मगर उत्तर मुगल शासक, इसमें हम पढ़ेंगे इसलिए इनके बारे में क्योंकि अभी तक आप इतने डिटेल में, या जो भी 2-2, 4-4 इनके बारे में लाइनें बनती हैं, उन्हें आपने सही से पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो यहां जो बना है, ये बना है बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। देखिए, बहादुर शाह प्रथम तो मैंने बोला, इसमें क्यों आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये इसने अपने आप को स्वयं में नाम दिया है। इसका जो असली नाम था वो था मुअज्जम।
इसका जो वास्तविक नाम था वो कौन सा था? मुअज्जम। और मुअज्जम के साथ साथ अगर बात करें तो प्रजा इसे जो कहा करती थी, जो भी इसकी सेना रही, प्रजा रही, इसे शाहे बेखबर बोला करती थी। इतना बेखबर रहा होगा जी। अब देखिए बेखबर का कारण समझ लें, शाहे बेखबर इसे प्रजा ने क्यों कहा होगा? क्यों? क्योंकि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई है तो ये जो उसका बड़ा बेटा इस पर गद्दी पर बैठेगा, तो बैठने के बाद इसकी उम्र काफी हो चुकी होगी, बूढ़ा हो चुका है ये, और बूढ़ा हो चुका है तो इसे क्या खबर है? कुछ खबर ही नहीं है, तो इसे इसलिए कह दिया, इसे शाहे बेखबर के नाम से इसे प्रजा बोला करती थी। आपसे देखो क्वेश्चन, देखो यहां से ही इन तीनों नाम से क्वेश्चन बन जाएंगे कि कौन से मुगल बादशाह ने जो है अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रखा, या बहादुर शाह प्रथम का असली नाम क्या था? मुअज्जम नाम था। शाहे बेखबर का मतलब क्या है? शाहे बेखबर किसे कहा जाता था? शाहे बेखबर किसने उपाधि दी है? प्रजा ने दी है। ठीक है, केवल 5 वर्ष तक इसने राजपाट संभाला है, केवल 5 वर्ष तक। क्यों? क्योंकि बूढ़ा है, इसे भैया उस तरीके से इसकी स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि बीईआईसी जो है धीरे धीरे हावी हो गई है, और इसी के समय में सबसे पहले छोटे छोटे जो क्षेत्र रहे होंगे वो आजाद होना स्टार्ट हुए होंगे। अब आप ये भी समझ लेना कि शाहे बेखबर के समय में ही देखो औरंगजेब सबसे बड़ी गलती कर गए। औरंगजेब की सबसे बड़ी गलती क्या थी? इतना बड़ा राजपाट बढ़ा गए वो कि उनके आने वाली जो पीढ़ियां थी उनसे संभला ही नहीं। काम तो सही करके गए थे, मगर ये हम उनकी गलतियों में क्यों देख रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनके बाद कोई ऐसा राजा ही नहीं बैठा कि जो उसे संभाल सकता हो। उन्होंने सारे के सारे क्षेत्रों में धीरे 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 अपनी पकड़ बना ली थी। जो आज हमारे देश के साथ साथ विदेशों में जो कि नहीं आ रहे हैं, वो भी हमारे इलाके में आया करते थे उस समय। इसके साथ साथ एक काम का और ध्यान रखेंगे इसका। देखिए कल के वीडियो में मैं आपको शिवाजी पढ़ाऊंगा, बट शिवाजी पढ़ाने से पहले जो एक जो है कथन जो जुड़ रहा है वो बता दूं। इसी ने ना शाहे बेखबर ने शिवाजी के बेटे को आजाद किया था। अब शिवाजी के बेटे को आजाद करने का मतलब क्या है? देखो मतलब ये है कि शिवाजी का जो बेटा था उसे औरंगजेब ने कैद कर रखा था, और वो कल बताएंगे स्टोरी में क्यों कैद करा, क्या कारण था। तो शिवाजी के बेटे को जब कैद कर लिया होगा, शिवाजी तो मारे गए होंगे, तो लगभग 17 वर्ष तक कैद करे रहा औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद जब ये राजा बना तो इसने उसे आजाद करा, शिवाजी के बेटे को। ठीक है, तो दूसरा कार्य आपको याद हो गया होगा, शिवाजी के बेटे को आजाद किया। शिवाजी के बेटे को आजाद। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, 17 वर्ष तक रखा है, ये ध्यान रखना। कहा यह जाता है कि औरंगजेब किसी न किसी तरीके से रणनीति बना रहा था कि आगे चल के किसी भी तरीके से जितने भी मराठा हैं वो हम पे हावी ना हो, इसलिए उन्होंने इस बच्चे को कैद कर रखा था। बट औरंगजेब की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इसने आजाद कर दिया। अब इसने भी आजाद क्यों करा उसका कारण कल बताएंगे आपको। दूसरी बात समझें, देखिए बहादुर शाह प्रथम जब बना होगा तो इसके समय में उत्तराधिकार की बतेरे लड़ाई चल रही होंगी, क्योंकि इसकी भी जो है हम बात करें औरंगजेब के और भी तो बेटे रहे होंगे, तो इसकी किसी ने मदद करी है। आपसे पूछा जा सकता है बहादुर शाह प्रथम की जो मदद किसने करी है, या कौन से सिख गुरु ने करी है? तो इसकी मदद करने वाले थे गुरु गोविंद सिंह। तो अब आपको एक बात ये भी समझ में आ गया होगा कि गुरु गोविंद सिंह जो है इसी के समकालीन थे, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इन्होंने क्या करी है? इसकी मदद करी है, इसके समकालीन थे, और इसके पिता के भी समकालीन रहे होंगे औरंगजेब के। तो आशा करता हूं इसके बारे में जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके समझ में आ गए होंगे। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। इसके बाद दूसरी पीढ़ी जो आएगी अब आपकी, उसका नाम था जहांदर शाह। जहांदर शाह इसका 2 नाम से बोला जाता है, मैं आपको समझा दूं, इसके बारे में कोई स्टोरी नहीं है। जहांदर शाह, इसे लंपट मूर्ख बोलते थे, ये बिल्कुल ही मूर्ख था, लंपट मूर्ख बोला करते थे। और इसी वजह से अगर बात करें, केवल इसने 1 वर्ष तक जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा है। तो आपसे ध्यान रखना, लंपट, आपसे क्वेश्चन जो बनेगा केवल ये बनेगा कि लंपट मूर्ख के नाम से मुगल शासक में कौन जाना जाता था, तो आप बता देंगे जहांदर शाह जाना जाता था। एक बात आपको ये क्लियर रखनी है, 1 वर्ष तक शासन करा इसने। इसके बाद जो बनेगा, इसके बाद बनेगा 5वें नंबर पे अगर पॉइंट लिखे हम तो बनेगा मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और मोहम्मद शाह रंगीला की अगर बात करें तो ये देखो दिल्ली सल्तनत पे जो बैठा तो एक ऐसा राजा बैठा जो बहुत ज्यादा चरित्रहीन था, इसलिए इसके नाम के पीछे मोहम्मद शाह नाम था केवल इसका, इसलिए इसके नाम के पीछे रंगीला जोड़ा गया। ठीक है, इसने कुछ नहीं किया, ये तो केवल जो मैंने आपसे क्या कहा, इस वर्ड पे फोकस करें, इस वर्ड पे फोकस करेंगे तो इसके कारण आप अपने आप समझ जाएंगे कि खूब विदेशी आक्रमण रहे होंगे इसके समय में। तो जो विदेशी आक्रमण हुए हैं वो इसके समय में हुए, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। अब विदेशी आक्रमण की बात करें, मैं किसकी बात करना चाह रहा हूं मैं आपको बता दूं। यहां पर विदेशी आक्रमण में बात करें, ईरानी आक्रमण हुआ है आपका, ईरानी आक्रमण। और ईरानी आक्रमण में भी बात करें किसने करा, नादिर शाह ने करा है। नादिर शाह ईरानी था, इसने आक्रमण करा है।
और जब इसने आक्रमण करा होगा तो देखिए इसने कितना दिल्ली को जो है लूटने की कोशिश करी, खूब लुटाया दिल्ली को। जो इनके ना मुगल सल्तनत में इतने पीछे के जो राजा आए थे, उन्होंने जितनी उपाधियां इतनी चीजें इकट्ठी करी थी वो सब बेकार चली गई। अब ये कब आया? 1739 में आया, ये भी ध्यान रखेंगे आप। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण करा, दिल्ली पे आक्रमण करने के बाद खूब लूटा। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि लाल किला जब मैंने आपको पढ़ाया था तो लाल किले में मैंने बताया था तख्ते ताऊस के बारे में, मयूर सिंहासन के बारे में बताया था मैंने आपको। और वो क्या करा, नादिर शाह तख्ते ताऊस और जो है मयूर सिंहासन को जो है, जो भी था, ये दोनों एक ही चीजें हैं, हाथी पर लाद कर ले गया विदेश, अपने ईरान को। अब ये देखिए इसके पूर्वज ने कितना अच्छा काम करने की कोशिश करी थी, जो इतना कीमती रहा होगा। कोहिनूर हीरा भी उस समय इनके पास हुआ करता था, मुगलों के पास, वो कोहिनूर हीरा भी लूट के ले गया। कोहिनूर हीरे के साथ साथ हीरे जवाहरात जितनी भी चीजें हुई होंगी सब नादिर शाह ले गया है। आपको ये बात नादिर शाह से याद कर लेनी है कि नादिर शाह दिल्ली की गद्दी से क्या क्या लेकर गया, आप बताएंगे। नादिर शाह कोहिनूर हीरा ले गया, तख्ते ताऊस ले गया, हीरे जवाहरात ले गया, दिल्ली को लूट गया। 1739 की बात थी, किसके समय थी? मोहम्मद शाह रंगीला के समय की बात थी। रंगीला जो था बहुत ज्यादा चरित्रहीन था, ये क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। इसके बाद अगर आगे बात करें, नादिर शाह को ना दो नामों से पुकारा जाता है, ईरान या फारस का नेपोलियन बोलते हैं इसे। आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जाएगा ईरान का नेपोलियन किसे बोला जाता है, तो नादिर शाह को बोला जाता है। या फारस का नेपोलियन किसे बोला जाता है? नादिर शाह को बोला जाता है। मैं लिख देता हूं, ईरान या फारस का नेपोलियन कौन है? आप तुरंत बता देंगे कौन है, आप बताएंगे कि ये है आपका नादिर शाह। इसके बाद नादिर शाह की स्टोरी आपने समझ ली। नादिर शाह के बाद अगर हम समझें तो अब आएगा फर्रुखसिया। ये सब जितने भी आए फर्रुखसिया, केवल इन्होंने जितना भी इनके पिताजियों ने, दादाओं ने जो ख्याति हासिल करी थी, उस ख्याति को बेकार करने के लिए आए। इसलिए उत्तर मुगल शासक में ज्यादा पेपर में क्वेश्चन नहीं बनते। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया है, केवल लुटवाया है। क्वेश्चन क्यों बन जाते हैं? क्योंकि जिन लोगों ने लूटा है वो तो क्वेश्चन में बनेंगे कि किस किसने किस किस समय में लूटा। अब फर्रुखसिया के बारे में बात करें, एक बार जो बीमार हो गया, ठीक है, और फर्रुखसिया को ही हम जो है क्या कहते हैं, इसे घृणित कायर भी बोलते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कौन से मुगल शासक को जो है घृणित कायर के नाम से जानते हैं। जब ये एक बार बीमार हो गया तो बीमार होने के बाद क्या हुआ, इसे ना भारतीय वैद्यों ने खूब इलाज करा। इसका इलाज करने के बाद ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल मरने की कगार पर आ गया। तो क्या हुआ, उस समय बीईआईसी भारत में थी, तो बीईआईसी ने क्या करा, अपना अंग्रेजी डॉक्टर भेजा और उसने जो एलोपैथिक गोलियां वगैरह टैबलेट वगैरह देना स्टार्ट करी होंगी। 4-5 दिन तक इसका इलाज करती रही। इलाज करते करते क्या हुआ, ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब बिल्कुल ठीक हो गया तो ठीक होने का मतलब ये था डॉक्टर को जो भी उसका खर्चा बनना था, मेहनताना बनना था, वो दे देता, है ना। या कुछ दान कर देता, प्रजा में दान कर देता, उसे थोड़ा बहुत जो है पैसे ज्यादा दे देता। इसने क्या करा, उसने करा कि बोले कि आप बंगाल में जो है हमारे यहाँ व्यापार कर रहे हैं, जाइए आप बंगाल को जो है हमेशा के लिए हम आपको टैक्स फ्री कर देते हैं। तो इस तरीके से देखो मुगलों से आजाद हो गया बंगाल। मुगलों से बंगाल आजाद होने का समय यही है, आपको ध्यान रखना। आपसे पूछता है कि जो है कि मुगल सल्तनत से सबसे पहला कौन सा राज्य आजाद हुआ है, कौन से जो है एरिया क्षेत्र आजाद हुआ, तो बंगाल था। और बंगाल वहां से आजाद हुआ और सबसे पहले बीईआईसी की गिरफ्त में जो आया है वो बंगाल बना है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो इसके बारे में बता दिया। इसके बाद अगर बात करें फर्रुखसिया के बाद अगर आपसे पूछा जाए तो बनेगा शाह आलम द्वितीय। अब कौन बनेगा? शाह आलम द्वितीय। इसके बारे में भी समझ लें, इसके समय में भी बहुत सारे काम हुए हैं मगर कोई फायदा नहीं रहा, बीईआईसी को हावी करवाया इन लोगों ने। शाह आलम द्वितीय की बात करें तो इसके समय में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ है इसी के समय में। आपसे पूछ ले, शाह आलम द्वितीय के समय बक्सर का युद्ध हुआ। और बक्सर का युद्ध में देखिए सबसे बड़ी कमी देखी है आपने। आप जब बक्सर का युद्ध पढ़ा होगा आपने या पढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे, बक्सर के युद्ध में सबसे बड़ी कमी आपको मैं बताऊं, देखिए इसमें ना 3-3 सेनाएं लड़े थी एक तरफ से। अगर बात करें, देखिए अवध के अगर नवाब अलग थे, बंगाल की सेना अलग लड़ी थी, शाही सेना अलग लड़ रही थी, 3-3 सेना एक साथ लड़ रही थी। और लड़ने के बाद बीईआईसी ने फिर भी हरा दिया। और बीईआईसी ने हरा दिया तो बीईआईसी समझ गई कि अब दिल्ली सल्तनत पे या भारत में कोई भी ऐसा मुगलों का बादशाह नहीं रहा जो हमसे टक्कर ले सके। इस तरीके से बीईआईसी अब भारत की ओर तेजी से बढ़ना स्टार्ट करेगी। तो सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो ये बक्सर का युद्ध जो है, बक्सर का युद्ध बहुत ज्यादा खतरनाक रहा हमारे लिए। क्यों? बीईआईसी हावी हुई यहीं से देखकर कि बताओ 3-3 सेना लड़ी, शाही सेना तक लड़ी, तब भी हमसे जो है मुकाबला नहीं ले पाई वो।
इस तरीके से जब बीईआईसी की जीत हो गई तो इस बक्सर के युद्ध में ही क्या हुई, इलाहाबाद की संधि हुई। आपसे पूछा जा सकता है इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि कब हुई है? इलाहाबाद की संधि आप ध्यान रखेंगे बक्सर के युद्ध के बाद हुई है। ये पॉइंट्स आपको ना जब कहानियां सुन रहे हैं तो आपको मैं समझ रहा हूँ याद हो रहे होंगे, मगर लेक्चर को आपको बहुत ध्यान से सुनना भी बहुत जरूरी है। इसी के समय में एक काम और हुआ, इसी के समय में एक काम हुआ और हुआ, वो कल के लेक्चर में आपको डिटेल में बताऊंगा, फिर भी मैं आपको जोड़ जाऊं। इसी के समय में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है, और पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ, जिसमें मराठा हारे थे। ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध इसी के समय में हुआ है। ठीक है, कल जब मराठा पढ़ेंगे तो उसमें आपको अपना पढ़ने मिल जाएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ है? मराठाओं के बीच में हुआ है, और मराठा के साथ साथ अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ है। और उसमें क्या हुआ, मराठा जो है हार गए, अहमद शाह अब्दाली जीत गया है। और वहां से भी हम देखेंगे किस प्रकार फिर जो है मराठा फिर अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, ये बात आपको क्लियर होगी। और एक क्वेश्चन और बन जाए वो भी लिख देता हूं। देखिए समय आ गया था धीरे धीरे 1803 का, इसी का समय चल रहा था शाह आलम द्वितीय का, और 1803 में जाकर सबसे पहले 1803 में बीईआईसी ने सबसे पहले दिल्ली पर कब्जा करा। 1803 में बीईआईसी ने दिल्ली पर कब्जा, बीईआईसी का दिल्ली पर कब्जा। अब आपसे पूछे क्या पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि दिल्ली पर कब्जा कौन से मुगल सम्राट के समय में हुआ या बादशाह के समय में हुआ, तो आप तुरंत बता देंगे शाह आलम द्वितीय के समय में हुआ है, 1803 में हुआ है। बीईआईसी ने दिल्ली पर हावी हो गई, और अब दिल्ली पर ऐसे हावी होगी कि आगे जाने वाले राजा जो भी आएंगे, जो भी बादशाह बनेंगे, उन्हें दिक्कत करेगी। जैसे कि अगर बात करें हम, इसके बाद बादशाह बनेगा अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय बात करें, देखिए कितना प्रभावशाली था, आप इसके बारे में पढ़ें, आप अपने आप समझ जाएंगे कि कितनी नाक कटाई है इन लोगों ने। अकबर द्वितीय नाम के आगे अगर देखें अकबर लगा हुआ है, और काम देखें कितना प्रभावशाली है। जैसे कि अकबर द्वितीय की अगर मैं बात करूं, इसी के समय में राजा राम मोहन राय थे। केवल नाम क्या था उनका? राम मोहन राय था, राम मोहन था उनका नाम, राम मोहन राय। ये अकबर द्वितीय पेंशन पे जी रहा था, पेंशन लिया करता था किससे? बीईआईसी से, वो भी ब्रिटिश की रानी से जो है पेंशन आया करती थी इसके लिए। मतलब जो इसके दादा रहे, पूर्वज रहे, जो सबको एक तरीके से काबू किया करते थे, अब बीईआईसी ने या अंग्रेजों ने इसे काबू कर रखा था। इसने क्या करा, इसने कहा राम मोहन राय से कहा कि बोले कि ऐसा है, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत जो है समझदार हैं, आप एक काम कीजिए, मेरी ना किसी तरीके से तारीफ कर दीजिए बीईआईसी की रानी के साथ। रानी से तारीफ कराइए, जाके वहां पे लंदन जाइए और वहां पे तारीफ कीजिए, और तारीफ करने के बाद मेरी पेंशन बढ़वा दीजिए। तो देखिए कितना मेहनती बेचारा हुआ है। तो राजा की उपाधि देकर भेजा है, बोले मैं तुम्हें राजा बना देता हूं। तो राजा राम मोहन राय, इस तरीके से इनका नाम पड़ा है। ठीक है, और पेंशन बढ़वाने गए हैं, जी किसकी पेंशन बढ़वाने गए हैं? आप अकबर द्वितीय की। देखिए आपको अभी तक ये पता नहीं हो तो आपको आज मालूम पड़ गया कि राम मोहन राय का वास्तविक नाम में जो राजा लिखा गया है वो किसने लिखा है? अकबर द्वितीय ने उपाधि दी। किस कारण उपाधि दी है वो कारण भी आपको क्लियर हो गया है। ये क्वेश्चन पेपर में बनेंगे, आपको कहानियां याद होंगी तो धीरे धीरे अपने आप चीजों को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो बादशाह आएगा वो आएगा अंतिम मुगल सम्राट, जिसका नाम था बहादुर शाह सेकंड, जिसे हम जो है बहादुर शाह जफर भी कहते हैं। ठीक है, तो बहादुर शाह सेकंड या बहादुर शाह जफर की बात कर रहे हैं। ये भी बेचारा बूढ़ा था, बहादुर शाह जफर द्वितीय करके मैं आगे लिख दे रहा हूँ, बहादुर शाह सेकंड करके नाम था इसका। ठीक है, ये क्या था, बूढ़ा हो चुका था, केवल इसके पास कुछ नहीं था, केवल लाल किला इसके पास हुआ करता था, लाल किला हुआ करता था। अंग्रेजों ने धीरे धीरे, मैंने कहा दिल्ली पे पकड़ तो बना लिया, उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने इससे कहा बहादुर शाह जफर से कि बोले कि ऐसा है, आप जो है लाल किला खाली कर दीजिए, हम इसमें कंपनी बनाएंगे, आप कंपनी बनाएंगे। बहादुर शाह जफर ने सोचा कि कुछ भी तो है नहीं मेरे पास, 100-150 सैनिक है, मैं इनसे लड़ भी नहीं सकता, तो ऐसी कंडीशन में किला खाली करना था। लोगों को धीरे धीरे मालूम पड़े कि भाई मुगलों का इतना बड़ा राजा था वो अंतिम रह गया, बूढ़े हो चुके हैं, सेना है नहीं उनके पास, वो आज क्या है, उन्हें उनके घर से भी निकाला जा रहा है, वहां से भी। तो लोगों ने क्रांति करना स्टार्ट करी। जब लोगों ने क्रांति करना स्टार्ट करी, देखिए बहुत कम लोगों को मालूम होगा, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसे अंबाला से स्टार्ट होना था। 1857 की क्रांति कहां से स्टार्ट होना था? अंबाला से स्टार्ट होना था। मगर हुआ क्या, हमारे भारतीय व्यक्ति ने, किसी ने, बहुत समझदार, बहुत होशियार, उसने जो है रात में 3-4 पैक लगा लिए, पी ली शराब पीने के बाद जो है वो अंग्रेजी बस्ती में पहुंच गया, और पहुंचने के बाद वो गाली गलौज करने लगा, और गाली गलौज के साथ साथ कहने लगा, बोले हम अब तो उनसे तो हम कल निपटेंगे,
इस तरीके से हुआ क्या, अंग्रेजों को जो मालूम पड़ गया कि कोई ना कोई रणनीति बना चुके हैं, तब वहां की इन्होंने पहली क्रांति होने से पहले दबा दी। ये बात समझे। अब इनकी योजना क्या थी, योजना इनकी ये थी कि सुबह को जब ना ये अंग्रेज लोग जब चर्च जाया करते होंगे सुबह में, तो जब ये चर्च जाया करते होंगे तो अंग्रेजों का शस्त्रागार लूट लेंगे, और अंग्रेजों का शस्त्रागार लूट लेंगे, जब हम पे शस्त्र होंगे तब जो है हम अच्छे से इनसे लड़ भी पाएंगे। तो ये ना वहां पे भी जो है हमारी कहीं गलती रही, ठीक है। इसलिए भी शराब को प्रतिबंध हमने देखा, पहले भी देखा हमने, और वहां पे उस समय हमने जहाँ खिलजी वंश में भी देखा कि शराब पर प्रतिबंध लगाया गया, क्योंकि लोग योजनाएं बनाते हैं और कहीं ना कहीं योजनाएं विफल भी हो जाती हैं शराब के कारण। अब इस कारण जो है अगली जो क्रांति जो रियल में स्टार्ट हुई, फिर वो मेरठ से प्रारंभ हुई। आपने पढ़ी है मेरठ की, चाबी वाले कारतूस वाली। वहां से 300 लोगों की टुकड़ी निकली, उन्होंने शस्त्रागार को लूटा है। वो पैदल पैदल दिल्ली तक पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद बहादुर शाह जफर से मिले और उनसे कहा, बोले कि ऐसा है, हमारी टुकड़ी के आप लीडर बन जाइए। और लीडर बन जाइए क्यों, क्योंकि लीडर तो एक ही होगा जो आप हमें दिशा निर्देश देते रहे। अब उन्होंने सोचा कि बोले मैं मर तो रही हूँ और मेरे पास तो कोई ठिकाना ही नहीं है, चलो अंतिम बार जो मैं ये वाला काम भी कर जाऊँ। मगर हुआ क्या, धीरे धीरे जो है ये बीईआईसी इन पर हावी होने लगी, और हावी जब होने लगी तो इन्हें लाल किला छोड़कर भागना पड़ा। और लाल किले के बराबर में सी ना पहले यमुना नदी जाया करती थी, और उस यमुना नदी से इन्होंने क्या करा होगा, अपने परिवार को जो है नाव में बैठाना होगा। परिवार में जैसे कि पोते हो गए, इनके बेटे हो गए, बेटे के साथ साथ मैंने कहा इनकी पत्नी हो गई, जिनका नाम अगर बात करें आपका जीनत महल था, ठीक। उनके साथ ये चलती होंगी। धीरे धीरे आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद क्या हुआ, ये ना मकबरे पे पहुंच गए, किसके, हुमायूं के मकबरे पे पहुंचे। हुमायूं के मकबरे में जाके ये छिप गए जाकर। और जब वहां छिप गए होंगे तो बीईआईसी को मालूम पड़ा कि जो है बहादुर शाह जफरदस्ती जो था वो कहाँ से दिल्ली से भाग गया। दिल्ली से भागने के बाद नाव द्वारा गया है और कहाँ पहुंचा है, हुमायूं के मकबरे में जाके छिपा हुआ है। तो वहां जाके जब छिपा हुआ होगा तो वहां पे जाके इन्होंने बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद बीईआईसी ने केवल इन दोनों को छोड़ दिया, इसकी पत्नी को और ऐसे बहादुर शाह जफरदस्ती को और जीनत महल को छोड़ दिया, और बाकी सारे जितने पोते थे और जिनके उनका परिवार रहा होगा सबकी गर्दनों को काट के थाल में इनके सामने जो है प्रेजेंट कर दी। थाल में प्रेजेंट कर दी। जब जो बिल्कुल तड़पने लगे होंगे, इन्होंने भी कहा होगा हमें भी मार दो, तो उन्हें मारा नहीं, इन्हें कहा इन्हें तड़प तड़प के मरने दो। देखिए उस समय भी वैसे सही बात तो यह है कि बहादुर शाह जफरदस्ती ने तो कुछ बिगाड़ा ही नहीं था इनका, बीआईसी का, उसके साथ भी कितना जो है उन्होंने अत्याचार किया। उसके साथ साथ अगर देखें तो फिर क्या किया इन्हें ना, बर्मा जिसे रंगून के नाम से आप जानते हैं, वहां पे मांडले जेल थी। उस मांडले जेल में जो है ये पति पत्नी दोनों को बंद कर दिया, और बंद करने के बाद लगभग 3-4 वर्ष तक ये जीवित रहे वहां पर, और तड़प तड़प के इनकी जो है वहां पर मृत्यु हो गई। इस प्रकार बहादुर शाह जफरदस्ती का अगर मकबरे के बारे में पूछ ले आपसे तो आप बताएंगे रंगून में है। 3 लोगों का मकबरा मुगल सल्तनत में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका, ये रंगून वाला भी पहले बता चुका मैं कि तीनों का मकबरा कि मुगल सल्तनत का जो क्यों बाहर बना हुआ है, जिसमें मैंने बाबर भी बताया कि बाबर का क्या कारण था, पूरी स्टोरी सुनाई कि काबुल में ले जाने का क्या बात थी, पहले भारत में उसे गाड़ा गया था और उसके बाद जो है काबुल क्यों ले गए, ये सारी बातें अंत में जाके अगर हम देखें तो इसने ना वहां पे रंगून में जेल में ये बात कही भी है। बहादुर शाह जफरदस्ती ने, ये शायर थे, उन्होंने कहा है कैसी किस्मत पाई है मैंने, कैसी किस्मत पाई है मैंने, 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में। तो ये बात इन्होंने जो है लिखी है। ये पूछी जा सकती है ये लाइन किसकी है, तो बहादुर शाह जफरदस्ती की है कि कैसी किस्मत पाई है मैंने, 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में। कहा जाता है कि इन्होंने ना लाल किले में ही पहले से ही अपनी कब्र खुदवा रखी थी कि मैं मरूं तो मुझे जो है यहीं पे दफन किया जाए। आशा करता हूं आपको मुगल के बारे में सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और आने के साथ साथ पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन बने तो शायद आप जो है मुगल सल्तनत के बारे में सोच के ही उस चीज को आसानी से बिना रटे हुए आप जो निशान लगा सकते हैं, उस पर टिक कर सकते हैं। कल से हम आपको मराठा पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, और मराठाओं के बारे में ऐसा पढ़ाएंगे कि शायद अभी तक आपने मराठाओं के बारे में भी इस तरीके से नहीं पढ़ रखा होगा कि मराठाओं पे कितनी यातनाएं बीती हैं, और यातनाओं के साथ साथ इसी के समकालीन औरंगजेब के समकालीन रहे होंगे वो, और कैसे कैसे उन्होंने कार्य किया होगा। आज की वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।